चलिए और आगे बढ़ते हैं और फिर से इंपॉर्टेंट टॉपिक देखते हैं, दैट इज इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, लॉन्ग आंसर क्वेश्चन के लिए भी काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक। यहाँ का जो डेरिवेशन है वो लॉन्ग आंसर क्वेश्चन 3 या 4 मार्क के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। तो किसको बोलते हैं इंटरफेरेंस ऑफ लाइट? देखिए, सोर्स में से निकलती है लाइट, लाइट निकलती है मतलब क्या निकलते हैं? लाइट के वेव्स निकलते हैं। तो मान के चलिए आपके पास 2 या 2 से ज्यादा सोर्सेस है, मिनिमम 2 सोर्सेस है, मतलब दोनों सोर्स की लाइट निकल के, है ना, दोनों सोर्स की लाइट एक दूसरे के ऊपर क्या हो रही है? एक दूसरे में मिक्सअप हो रही है। तो ऐसे केस में हमको मिलता है एक फिनोमेनॉन जिसको बोलते हैं हम लोग इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। तो 2 या फिर 2 से ज्यादा लाइट वेव्स एक दूसरे में मिक्सअप हो गई, एक दूसरे के ऊपर सुपर इम्पोज हो गई, है ना, सुपर पोजिशन ऑफ टू वेव। सुपर इम्पोज होना या फिर सुपर पोजिशन होना मतलब क्या? एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप हो जाना। तो ये एक सोर्स है, ये एक सोर्स है, यहां से भी लाइट वेव्स निकल रही है, यहां से भी लाइट वेव्स निकल रही है। तो इसकी लाइट वेव और इसकी लाइट वेव दोनों एक दूसरे के ऊपर सुपर इम्पोज हो गई, एक दूसरे के ऊपर आ गई, एक दूसरे में मिक्स हो गई। तो उसके बाद क्या होता है कि वहां पे इंटेंसिटी में बदलाव आ जाता है, और उस इंटेंसिटी के बदलाव को हम लोग बोलते हैं इंटरफेरेंस, है कि नहीं? अगर एक ही लाइट रहता था, मान के चलो हमारे पास एक रूम है ना, समझने के लिए। वैसे तो देखा जाए तो अपने घर में ये इंटरफेरेंस वगैरह देखने को नहीं मिलता। अभी आप बोलोगे सर हमारे घर में तो दो एक आधी रूम में 2 लाइटें हैं, मैं एक लाइट ऑन करके देखता हूँ, फिर दूसरा भी लाइट ऑन करके देखता हूँ, क्या मुझको इंटरफेरेंस मिलेगा मेरे घर में? तो घर में देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि इंटरफेरेंस देखने के लिए वो जो दोनों सोर्सेस है ना, उनकी कंडीशंस भी सेटिस्फाई होनी चाहिए। जैसे वो दोनों सोर्सेस कोहेरेंट होने चाहिए, मोनोक्रोमैटिक होने चाहिए, तो वो सभी कंडीशंस हमारे घर में सेटिस्फाई नहीं होती। इसलिए आप जब 2 लाइट बल्ब ऑन भी करोगे घर पे तो भी इंटरफेरेंस नहीं दिखेगा, ठीक है ना? उसके लिए वो जो कंडीशंस है इंटरफेरेंस की वो सेटिस्फाई होनी चाहिए, ठीक है? सो व्हाटएवर, मान के चलो कंडीशन सेटिस्फाई हो गई और ये एक सोर्स है, उसकी वजह से लाइट आ रही है, मतलब वो वाले रूम में इस लाइट की वजह से इंटेंसिटी आ रही है, और दूसरा जो सोर्स है उसकी वजह से भी कुछ इंटेंसिटी आ सकती है। तो दोनों सोर्सेस को जब एक साथ आप चलाते हो तो दोनों का लाइट मिक्स होके, सुपर इम्पोज होके वहां पे इंटेंसिटी में बदलाव आते हैं। कुछ कुछ पॉइंट बहुत ब्राइट हो जाते हैं, कुछ कुछ पॉइंट जो है, कुछ उस रूम के पॉइंट बहुत डार्क हो जाते हैं, तो ब्राइट डार्क, इस प्रकार का पैटर्न जो मिलता है उसको हम लोग बोलते हैं इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। इंटरफेयर होना मतलब एक सोर्स की लाइट दूसरे सोर्स के लाइट में इंटरफेयर हो गई, एक वेव दूसरे वेव में इंटरफेयर हो गई। इंटरफेयर होने के बाद क्या किया उन्होंने? इंटरफेयर होने के बाद क्या किया? इंटेंसिटी में बदलाव आया, तो उसको बोलेंगे हमने इंटरफेरेंस, बराबर है? तो इंटरफेरेंस ऑफ लाइट मतलब मॉडिफिकेशन इन द इंटेंसिटी एट एनी पॉइंट ऑफ द मीडियम। इंटेंसिटी में क्या आएगा? बदलाव आएगा, है ना? मॉडिफिकेशन इन द इंटेंसिटी मतलब क्या? ब्राइटनेस। इंटेंसिटी मतलब क्या? जब आप लाइट चालू करते हो तो कितना ब्राइट वो लाइट है, उसको बोलते हैं इंटेंसिटी, ठीक है ना? मॉडिफिकेशन इन द इंटेंसिटी एट एनी पॉइंट ऑफ द मीडियम ड्यू टू सुपरपोजिशन ऑफ 2 और मोर लाइट वेव्स, है ना? कम से कम 2 तो लगेगी भैया, है कि नहीं? एक ही अगर लाइट वेव है, एक ही अगर सोर्स है, तो काय का इंटेंसिटी में बदलाव आएगा? सेम मिलेगा, बराबर है कि नहीं? तो 2 लाइट वेव्स चाहिए कम से कम। सो सुपरपोजिशन मतलब एक दूसरे में मिक्स हो जाना, ठीक है ना? सो मॉडिफिकेशन इन द इंटेंसिटी एट एनी पॉइंट ऑफ द मीडियम ड्यू टू सुपरपोजिशन ऑफ 2 और मोर लाइट वेव्स इज नथिंग बट इंटरफेरेंस। अभी देखो, इंटरफेरेंस होता है मतलब 2 सोर्स की लाइट मिक्स होके आपको इंटेंसिटी में बदलाव देखने को मिलता है, बराबर है? तो जैसा मैंने अभी बोलते बोलते कहा कि वो जो इंटेंसिटी में बदलाव होता है, कहीं कहीं पे हमको बहुत ही ब्राइट इंटेंसिटी मिलती है, ब्राइट पॉइंट मिलता है, कहीं कहीं पे हमको एकदम डार्क पॉइंट मिलता है। डार्क मतलब एकदम कम लाइट। तो एकदम जहां पे ब्राइट पॉइंट मिलता है ना,
वो वाली कंडीशन को बोलते कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। और जहां पे हमको डार्क मिलता है, एकदम सबसे कम इंटेंसिटी मिलती है इंटरफेरेंस होने के बाद, वो वाले पॉइंट को बोलते हैं हम लोग डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, है ना। तो ये दो स्पेशल केसेस है इंटरफेरेंस के। कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव ही इंटरफेरेंस रहता है ऐसा नहीं है कि नहीं। दो लाइट वेव एक दूसरे में मिक्स होने के बाद उसकी इंटेंसिटी ब्राइट और डार्क के बीच में कुछ भी हो सकती है, लेकिन ये दो स्पेशल केस है कि अगर पॉइंट दो लाइट वेव मिक्स होने के बाद मैक्सिमम इंटेंसिटी अगर मिली उस पॉइंट पे तो उसको बोलते हैं कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, और उस पॉइंट पे अगर मिनिमम इंटेंसिटी हो गई तो उसको बोलते हैं हम लोग डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। बाकी सभी पॉइंट की मैक्सिमम और मिनिमम के बीच में कुछ भी रह सकती है, ऐसा नहीं कि सिर्फ मैक्सिमम और मिनिमम बच रहेगी, नहीं ऐसा नहीं है। मैक्सिमम और मिनिमम के बीच में ढेर सारी वैल्यूज है तो कितनी भी हो सकती है, लेकिन ये दो स्पेशल केसेस जिसको हमको स्टडी करना है इंटरफेरेंस की, कंस्ट्रक्टिव एंड डिस्ट्रक्टिव। कंस्ट्रक्टिव मतलब मैक्सिमम इंटेंसिटी, मैक्सिमम इंटेंसिटी वहां पे होगी मतलब उसको बोलेंगे हम लोग ब्राइट पॉइंट, ज्यादा लाइट आएगी वहां पे, है ना। और मिनिमम इंटेंसिटी बहुत कम लाइट आएगी मतलब डार्क पॉइंट, ठीक है। तो ब्राइट और डार्क, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस एंड डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। तो चलो देखते हैं कब मिलता है हमको ब्राइट पॉइंट या फिर कब मिलता है हमको कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। मैं फिर से एक बार बताता हूं, दो सोर्सेस है, दोनों में से लाइट निकल रही है मतलब लाइट की वेव्स आ रही है, दोनों की लाइट वेव्स एक दूसरे में मिक्स हो गई और क्या मिला हमको इंटरफेरेंस। तो इंटरफेरेंस होने के बाद इंटेंसिटी में बदलाव आएगा, तो वो नई वाली इंटेंसिटी कुछ भी हो सकती है, बराबर है। लेकिन हम लोग दो स्पेशल केसेस देख रहे हैं कि मैक्सिमम कब होगी और मिनिमम कब होगी, क्योंकि मैक्सिमम और मिनिमम के बीच में बाकी सभी आ जाएगा, ठीक है ना। तो क्या कंडीशन है कि आपको वो वाले पॉइंट पे ब्राइट पॉइंट मिलेगा या फिर वहां पे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा, है ना। देखो ये एक सोर्स है, यहां से लाइट वेव ऐसी जा रही है, ठीक है ना। ये एक सोर्स है मान के चलो, वैसे तो बहुत सारी लाइट वेव्स निकलेगी लेकिन समझने के लिए एक ही, और ये एक दूसरा सोर्स है, यहां से लाइट वेव्स ऐसी जा रही है। तो इस पॉइंट पे, ये वाले पॉइंट पे देखो दोनों लाइट वेव सुपर इंपोज हो गई है, बराबर है। तो ये वाला पॉइंट मुझको ब्राइट कब मिलेगा, कब होगा कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, उसकी ये कंडीशन है। क्या बोलती है कंडीशन कि ये जो दोनों वेव्स है, सोर्स 1 की वेव, सोर्स 2 की वेव, ये दोनों वेव्स के बीच में फेज डिफरेंस कितना होना चाहिए, या तो होना ही नहीं चाहिए, फेज डिफरेंस या तो 0 चाहिए या फिर 2 पाई या फिर 4 पाई या फिर 6 पाई, इवन मल्टीपल्स ऑफ पाई, है ना। ऐसा अगर होता है ना, मतलब मान के चलो 0, 2 पाई, 4 पाई, इवन मल्टीपल्स ऑफ पाई, 6 पाई। आपको पता है 2 पाई के बाद फिर से फेज एंगल रिपीट हो जाता है, बराबर है कि नहीं। कोई भी फेज की कंडीशन पूरा एक कंप्लीट सर्कल होने के बाद फिर से उसी सर्कल पे घूमते हैं हम लोग, है ना। तो 2 पाई, कोई भी एंगल में 2 पाई ऐड करने के बाद सेम कंडीशन आ जाती है। तो 6 पाई में 2 पाई ऐड करो 8 पाई, 10 पाई। तो कोई जो दो वेव्स है जो इंटरफेयर हो रही है, दोनों के बीच में फेज डिफरेंस मल्टीपल्स ऑफ 2 पाई होना चाहिए, 2 पाई, 4 पाई, 3 पाई, 6 पाई लाइक दिस। या फिर पाथ डिफरेंस, फेज डिफरेंस मतलब इसका एंगल क्या रहता है, डिग्री या फिर रेडियन, एंगल्स में जब लिखते हैं हम लोग। और पाथ डिफरेंस मतलब जिसको आप लोग मीटर में लिखेंगे, वेवलेंथ में, है ना। देखो ये इस प्रकार से आपने ऑसिलेशन में बोलो या फिर वेव मोशन में पढ़े होंगे, ठीक है ना। दिस इज यूर वेव, ठीक है। तो अगर मुझको फेज एंगल्स में शो करना है इस वेव को, तो यहाँ पे 0 एंगल होगा, यहाँ पे रहता है 90 या फिर π/2, यहाँ पे रहता पाई, ठीक है ना। यहाँ पे 270 या फिर 3π/2, और यहाँ पे आता है 2 पाई, आता है फेज एंगल्स के टर्म में। फिर 2 पाई मतलब एक कंप्लीट सर्कल हो जाता है, फिर उसके बाद फिर से रिपीट हो जाती है वेव, बराबर है। फिर 2 पाई, 3 पाई, 4 पाई, फिर से रिपीट हो जाता है, ठीक है। तो ये अगर डिग्री या फिर रेडियंस में दिखाना है तो हम लोग वेव को कुछ ऐसा दिखाते हैं। लेकिन इसी वेव को अगर मुझको वेवलेंथ के टर्म्स में दिखाना है, मीटर के टर्म्स में, तो एक वेव मतलब एक वेवलेंथ, मतलब ये हो गया लैम्बडा, ये हो गया λ/2, है ना। 2 वेव्स हो जाएगी तो 2 लैम्बडा, 2 लैम्बडा, है ना।
3/2 लैम्बडा लाइक दिस। ठीक है, तो अगर मुझको लैम्बडा के टर्म्स में दिखाना है तो वन कंप्लीट वेव मतलब लैम्बडा वेव, ठीक है ना। लेकिन वन कंप्लीट वेव मतलब एंगल के टर्म्स में 2 पाई, बराबर है। तो हमेशा याद रखो 2 पाई का एंगल, 2 पाई का फेज इक्विवेलेंट टू लैम्बडा का पाथ, है ना। इसको पाथ डिफरेंस बोलेंगे। पाथ जिसका भी यूनिट मीटर में है वो हो गया डिस्टेंस, पाथ, है ना। जिसका भी यूनिट एंगल्स में है, रेडियंस में है, वो हो गया फेज। तो हमेशा याद रखो 2 पाई फेज डिफरेंस इज इक्विवेलेंट टू लैम्बडा। जहां पे 2 पाई है दैट इज इक्विवेलेंट टू लैम्बडा इन द पाथ डिफरेंस। ठीक है, 2 पाई का एंगल मतलब लैम्बडा का डिस्टेंस। ठीक है, तो कैसे याद रखोगे? फेज डिफरेंस 2 पाई का मतलब पाथ डिफरेंस लैम्बडा का। फेज डिफरेंस 4 पाई का, 2 पाई माने लैम्बडा, ठीक है। तो ये हो जाएगा 4 मतलब 2 into 2 पाई मतलब 2 लैम्बडा लाइक दिस। तो 2 पाई मतलब लैम्बडा, याद रखिए। तो ये कंडीशंस अगर उस पॉइंट पे सेटिस्फाई हो जाती है ना, मतलब यहां से आने वाली वेव और सोर्स 2 से आने वाली वेव, दोनों के बीच का फेज डिफरेंस, ये दोनों एक ही है, हाँ ये दोनों एक ही है, ये अलग अलग नहीं है। या तो आप कंडीशन फेज डिफरेंस के टर्म्स में याद रखो या तो आप कंडीशन पाथ डिफरेंस के इसमें याद रखो, आपकी मर्जी। क्योंकि जैसे मैंने अभी दिखाया, कोई भी वेव को आप एंगल के टर्म्स में भी शो कर सकते हैं 0 पाई 2 पाई, या फिर इसको आप लैम्बडा लैम्बडा बाय 2 ऐसा भी शो कर सकते हैं, तो आपकी मर्जी। ठीक है, तो जनरली हम लोग ये अगर याद रखते हैं, ठीक है जी, तो क्या रहेगी कंडीशन कि दो वेव्स के बीच का पाथ डिफरेंस कितना होना चाहिए? एक तो 0 होना चाहिए या फिर लैम्बडा या फिर 2 लैम्बडा लाइक दिस। और फिर अगर आपको फेज डिफरेंस वाली कंडीशन इसके ऊपर से कभी भी लिख सकते हैं, लैम्बडा को सिर्फ 2 पाई में रिप्लेस कर देना, है ना। तो 2 लैम्बडा मतलब 2 into 2 4 पाई आ गया, 4 पाई, ठीक है ना। तो या तो ये याद रखो इसके ऊपर से ये लिखो, या फिर ये याद रखो इसके ऊपर से ये लिखो। लेकिन मेरे ख्याल से ये बहुत आसान है याद रखने के लिए, ठीक है। तो कोई भी दो वेव्स के बीच का पाथ डिफरेंस अगर मल्टीपल्स ऑफ लैम्बडा है, 0 लैम्बडा 2 लैम्बडा, मतलब पाथ डिफरेंस इक्वल टू n लैम्बडा, लिख सकता हूं मैं। n की वैल्यू कहां से स्टार्ट होगी? 0 1 2 3 4 लाइक दिस, ठीक है ना, होगा ना ऐसा। तो पाथ डिफरेंस इक्वल टू n लैम्बडा अगर है, n इज इंटीजर, तो वो वाला पॉइंट हो जाएगा, क्या हो जाएगा? ब्राइट हो जाएगा, ठीक है। लैम्बडा की जगह 2 पाई लिखे तो आपको फेज डिफरेंस भी मिल जाएगा, ठीक है। चलो इसको और अच्छे से समझते हैं। मान के चलो ये दो वेव्स आ रही है, ये सोर्स 1 की है और ये सोर्स 2 की है। एक के नीचे एक निकाला है अभी समझने के लिए, ताकि वो दोनों के बीच का डिफरेंस बराबर से समझा सके। अदरवाइज ये तो वेव किस भी प्रकार से आ सकती है, ठीक है ना। लेकिन मैंने एक के नीचे एक निकाला है, ठीक। तो जैसे मैंने अभी कहा कि इसको आप अगर एंगल्स में लिखना चाहते हो तो यहाँ पे 0 लिखना पड़ेगा, यहाँ पे पाई 2 पाई 3 पाई 4 पाई लाइक दिस। और अगर लैम्बडा के टर्म्स में लिखना चाहते हो तो 1 कंप्लीट वेव 2 पाई मतलब लैम्बडा, तो ये हो जाएगा लैम्बडा बाय 2, ये हो जाएगा 3/2 लैम्बडा, ठीक है। और ये हो जाएगा 2 लैम्बडा लाइक दिस, बराबर। तो अभी देखो ये दोनों वेव्स जो एक दूसरे के ऊपर आ रही है, वहां पे हमको कौन सी कंडीशन देखनी है? कंडीशन फॉर ब्राइट पॉइंट। ब्राइट मतलब वहां पे इंटेंसिटी मैक्सिमम होनी चाहिए। अभी देखो हमेशा याद रखो, लाइट की जो किसी भी पॉइंट पे इंटेंसिटी है ना, इंटेंसिटी वो डिपेंड रहती है एम्पलीट्यूड पे। इंटेंसिटी ऑफ द लाइट एट एनी पॉइंट इज ऑलवेज इक्वल टू एम्पलीट्यूड का स्क्वायर, या फिर प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड का स्क्वायर। उस पॉइंट पे जो भी एम्पलीट्यूड रहता है उसके स्क्वायर के ऊपर डिपेंड रहता है, ठीक है। इंटेंसिटी इज इक्वल टू एम्पलीट्यूड का स्क्वायर। तो इंटेंसिटी अगर मैक्सिमम चाहिए, मतलब इनडायरेक्टली आपको क्या मैक्सिमम चाहिए? वहां पे एम्पलीट्यूड मैक्सिमम चाहिए, ठीक है। तो ये है मान के चलो पहली वेव S1, ये है दूसरी S2, तो इसका एम्पलीट्यूड है मान के चलो A1, ठीक है ना। तो ये भी हो जाएगा A1, या तो पॉजिटिव साइड में देखो या फिर नेगेटिव साइड में देखो। सिमिलरली इसका एम्पलीट्यूड मान के चलो हो जाएगा A2। तो मैक्सिमम एम्पलीट्यूड कितना हो सकता है और कब हो सकता है? मैक्सिमम एम्पलीट्यूड हो सकता है A1 प्लस A2, हो सकता है कि नहीं हो सकता है ना। पहले वेव का है A1,
दूसरे का है A2, तो मैक्सिमम कितनी पॉसिबिलिटी हो सकती है? A1 प्लस A2। और ये कब होगा? ये कब होगा? जब इसका भी ये क्रेस्ट और इसका भी क्रेस्ट बराबर एक दूसरे के ऊपर आएंगे, इसका भी ट्रॉफ, इसका भी ट्रॉफ बराबर एक दूसरे के ऊपर ऐसे ओवरलैप होंगे, है ना। देखो ये एम्पलीट्यूड मतलब ये वेव क्या बोल रही है इस पार्टिकल को कि भैया ऊपर जाओ A1 डिस्टेंस से, ये भी बोलेगा इसको कि भैया ऊपर जाओ A2 डिस्टेंस से। तो दोनों जब एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप हो जाएंगे, है ना, तो ये वाला जो पार्टिकल होगा या फिर ये वाला जो पॉइंट होगा वो कितने ऊपर जाएगा? A1 प्लस A2। ठीक है, तो मैक्सिमम एम्पलीट्यूड कब मिल सकता है? जब इसका क्रेस्ट और इसका भी क्रेस्ट बराबर एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप हो। ये ओवरलैप होंगे मतलब ये भी ओवरलैप होंगे, ये भी ओवरलैप होंगे, क्रेस्ट और ट्रफ बराबर है। मतलब ये मैक्सिमा इसका मिनिमा दोनों बराबर एक दूसरे के ऊपर आ गए, है ना। फिर आगे की तो कंडीशन फिर रिपीट ही होते जाएगी, क्योंकि एक वेवलेंथ हो गई कि उसके बाद तो रिपीट ही होते जाना है। तो ऐसा अगर हुआ तो आपको एम्पलीट्यूड मिलेगा मैक्सिमम, इसका है A1, इसका है A2, तो दोनों का होने के बाद मिलेगा A1 प्लस A2। ये मैक्सिमम एम्पलीट्यूड है, बराबर है। तो ऐसा अगर ओवरलैप होता है तो आपको मिलेगा ब्राइट पॉइंट। तो देखो 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 है क्या दोनों के बीच में डिफरेंस? ये 0 से स्टार्ट हुआ है, ठीक है ना, और ये भी है ना, देखो यहां से स्टार्ट हुआ है ये ऐसा, तो ये भी यही से स्टार्ट हुआ है 0 से, लाइक दिस। या फिर ये अगर यहां से भी स्टार्ट होता था, है ना, थोड़ी देर के लिए इसको भूल जाओ, ये अगर यहां से भी स्टार्ट होता था, है ना, 2 पाई से, तो भी आपको सेम चीज दिखती थी, ठीक है। तो इसीलिए ये इस प्रकार से ओवरलैपिंग आपको कब मिलेगी? अगर दोनों के बीच का फेज डिफरेंस 0 है, या फिर दोनों के बीच का पाथ डिफरेंस 0 है, या फिर लैम्बडा भी चलेगा, 2 लैम्बडा भी चलेगा, है ना। क्योंकि देखो एक वेवलेंथ के बाद फिर से वही कंडीशन रिपीट हो जाती है, 2 पाई एंगल के बाद फिर से वही कंडीशन रिपीट हो जाती है, ठीक है। तो 0 या फिर लैम्बडा या फिर 2 लैम्बडा या फिर 3 लैम्बडा या फिर 4 लैम्बडा, ठीक है, ऐसे चलते जाएगा। तो पाथ डिफरेंस इक्वल टू n लैम्बडा, ये कंडीशन है वो वाला पॉइंट ब्राइट होने की, ठीक है। और अगर फेज में चाहिए लिखना है उसको, तो n लैम्बडा की जगह सिर्फ क्या कर दो? 2 पाई कर दो, तो 2n पाई, बराबर है। तो दो वेव्स अगर एक दूसरे के ऊपर आती है तो दोनों के बीच में कुछ भी फेज डिफरेंस नहीं होना चाहिए, है ना, 0। और 0 में 2 पाई मिला है तो भी सेम आएगा, तो है ना, कोई भी चीज में 2 पाई मिला है तो फिर से वही कंडीशन, या फिर कोई भी चीज में लैम्बडा मिला है तो फिर से वही कंडीशन, ठीक है। अभी देखते हैं डार्क पॉइंट, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस मतलब मिनिमम होना चाहिए, है ना, वो पॉइंट डार्क होना चाहिए, मतलब वहां पे एम्पलीट्यूड जो है वो मिनिमम होना चाहिए। और वो कब पॉसिबल होगा? वो तब पॉसिबल होगा अगर दो वेव्स के बीच का फेज डिफरेंस पाई या फिर पाथ डिफरेंस लैम्बडा बाई 2 है, ठीक है ना। और फिर आगे के तो आप लिख सकते हैं, पहला याद रखो सिर्फ पाई, ठीक है ना, फिर उसमें 2 पाई मिलाएंगे तो क्या आएगा? 3 पाई, फिर इसमें 2 पाई मिलाएंगे तो क्या आएगा? 5 पाई, फिर इसमें 2 पाई मिलाएंगे तो क्या आएगा? 7 पाई। पहली कंडीशन याद रखो, जैसे ब्राइट के लिए क्या था? 0 था यहाँ पे, तो 0 प्लस 2 पाई, दूसरा था 2 पाई, फिर 2 पाई में 2 पाई 4 पाई, फिर 4 पाई में 2 पाई 6 पाई। तो कोई भी कंडीशन में अगर 2 पाई मिलाते जाएंगे या फिर लैम्बडा मिलाते जाएंगे तो आगे का नंबर मिलते जाएगा, ठीक है ना। तो सिमिलरली जैसे हम ये वाला याद रखते हैं, तो जैसे पाथ डिफरेंस है लैम्बडा बाई 2, या फिर इसमें फिर से लैम्बडा मिलाओ 3 लैम्बडा बाई 2 या फिर 5 लैम्बडा बाई 2, ठीक है। तो ऐसा क्यों होगा? देखो देखो ये वाला इतना पार्ट थोड़ी देर के लिए भूल जाओ, ठीक है। देखो मिनिमम चाहिए, मिनिमम एम्पलीट्यूड मिनिमम चाहिए। इसका एम्पलीट्यूड है A1, है ना, मैक्सिमम साइड का बोलो या फिर ये मिनिमम साइड का बोलो। एम्पलीट्यूड मतलब क्या? क्रेस्ट साइड का भी देख सकते हैं या फिर ट्रॉफ साइड का भी देख सकते हैं। और इसका एम्पलीट्यूड है A2, बराबर है, A2। तो देखो इसका मैक्सिमा और इसका मिनिमा बराबर अगर एक दूसरे के ऊपर आए, एक का मैक्सिमा दूसरे का मिनिमा, तो क्या हो जाएगा? ये वाला डिस्प्लेसमेंट नीचे की तरफ जा रहा है, ये वाला डिस्प्लेसमेंट ऊपर की तरफ जा रहा है, मतलब नेट एम्पलीट्यूड होगा
A1 माइनस A2 या फिर A2 माइनस A1, दोनों में से कोई भी जो बड़ा होगा वो लेंगे, ठीक है ना। तो ये मिनिमम एम्पलीट्यूड हो पॉसिबल है। देखो आपको कंडीशन किसकी देखनी है, डार्क पॉइंट की, मतलब डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की, मतलब वहां पे आपको मिनिमम इंटेंसिटी चाहिए। मिनिमम इंटेंसिटी कब मिलेगी, अगर वहां पे एम्पलीट्यूड मिनिमम रहेगा। और एम्पलीट्यूड मिनिमम कब होगा, अगर एक का मैक्सिमा दूसरे के मिनिमा के ऊपर जाके ओवरलैप होगा, तब होगा। तो देखिए इसको थोड़ी देर के लिए भूल जाइए। तो इस प्रकार से ओवरलैपिंग लगेगी, मतलब देखो ये यहां से 0 से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है ना, और ये है तुम्हारा पाई 2 पाई, फिर आगे का तो आता ही है आपको, है ना, या फिर ये हो जाएगा अपना लैम्बडा बाई 2 और ये हो जाएगा लैम्बडा, ठीक है। तो ये देखो ये अगर यहां से स्टार्ट हुआ है 0 से, तो ये ना ये यहां से स्टार्ट होना चाहिए, कहां से, पाई से या फिर लैम्बडा बाई 2 से, तब जाके ये कंडीशन सेटिस्फाई हो सकती है, ठीक है ना। फिर पीछे की जो वेव है वो बाद में हम लोग रिवर्स ट्रेसिंग करके निकाल सकते हैं, लेकिन दोनों के बीच में डिफरेंस दिखने के लिए देखो, ये अगर यहां से ऐसा स्टार्ट हो रहा है तो ये यहां से स्टार्ट होना चाहिए, मतलब इतना डिफरेंस होना चाहिए दोनों के बीच में, इतना, है ना, एक हाफ साइकिल का। एक हाफ साइकिल का मतलब या तो पाई एंगल का या फिर लैम्बडा बाई 2 डिस्टेंस का। मतलब डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कब होगा, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कब होगा, अगर दो वेव्स के बीच में एक हाफ साइकिल, ये इतना डिस्टेंस है ना, देखो बराबर ये वाले पॉइंट के बाद देखो बराबर ये दोनों वेव्स एक के साथ एक जा रही है, देखो ये भी बराबर ऐसे, ये भी बराबर ऐसे, मतलब दोनों के बीच में ये इतना डिफरेंस है, बराबर है। तो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस या फिर डार्क पॉइंट कब मिलेगा, जब दो वेव्स के बीच में कितने का फेज डिफरेंस है, पाई का, या फिर कितने का पाथ डिफरेंस है, ये देखो हाफ साइकिल, हाफ साइकिल मतलब लैम्बडा बाई 2, बराबर है। और आगे के तो नंबर आप लिख सकते हैं, है ना, अगर ये पहला याद रखे पाई तो प्लस 2 पाई कर देना, आ गया 3 पाई, इसमें प्लस 2 पाई कर देना, आ गया 5 पाई, यहाँ पे प्लस लैम्बडा कर देना, लैम्बडा बाई 2 प्लस लैम्बडा, 3 लैम्बडा बाई 2, 3 लैम्बडा बाई 2 प्लस लैम्बडा करके देखो कितना आएगा, 5 लैम्बडा बाई 2। तो बस ये पहला नंबर याद रखना बराबर से, ठीक है। तो कब मिलेगा डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, अगर दो वेव्स के बीच में पाथ डिफरेंस है लैम्बडा बाई 2 या फिर फेज डिफरेंस है पाई। देखो ये इतना भी याद रखे ना तो भी ठीक है, क्योंकि मैंने बता के रखा है लैम्बडा मतलब 2 पाई, ठीक है। तो पाथ डिफरेंस लैम्बडा बाई 2 मतलब 2 पाई बाई 2, मतलब कितने का फेज डिफरेंस, पाई का फेज डिफरेंस। तो हमेशा याद रखो 2 पाई का फेज डिफरेंस मतलब लैम्बडा का डिस्टेंस, ठीक है। तो इसको कैसा लिख सकते हैं, लैम्बडा बाई 2, 3 लैम्बडा बाई 2, मतलब इसको ऐसा लिख सकते हैं n माइनस हाफ लैम्बडा, लिख सकते हैं ऐसा n माइनस हाफ लैम्बडा, हाँ लिख सकते हैं, है ना। देखो n इक्वल टू 1 पुट करो, 1 माइनस हाफ n, है ना। तो पाथ डिफरेंस इक्वल, देखो कंस्ट्रक्टिव के लिए क्या था, कंस्ट्रक्टिव के लिए था पाथ डिफरेंस दोनों के बीच का कितना था, n लैम्बडा था, n लैम्बडा, लैम्बडा 2 लैम्बडा 3 लैम्बडा 4 लैम्बडा n लैम्बडा था ऐसा। और डिस्ट्रक्टिव के लिए कैसा याद रखोगे, n माइनस हाफ लैम्बडा, पुट करो n इक्वल टू 1, 1 माइनस हाफ दैट इज हाफ लैम्बडा, n इक्वल टू 2 पुट कर दो, 2 माइनस हाफ, 2 माइनस हाफ मतलब 3 बाई 2 लैम्बडा, मिला ये 3 बाई 2 लैम्बडा, बराबर है। 3 पुट करो, 3 माइनस हाफ, है ना, 3 टू 6, 6 माइनस 1 5, 5 बाई 2 लैम्बडा, मिला 5 बाई 2 लैम्बडा। तो कैसा याद रखेंगे डिस्ट्रक्टिव के लिए, n माइनस हाफ लैम्बडा पाथ डिफरेंस है, n की वैल्यू आएगी 1 2 3 4 लाइकवाइज, ठीक है। तो हमेशा याद रखो अगर दो सोर्सेस से लाइट एक दूसरे के ऊपर सुपर इंपोज होती है तो इंटेंसिटी में बदलाव आता है, उसको बोलते हैं हम लोग इंटरफेरेंस, ठीक है। और इंटरफेरेंस मतलब इंटेंसिटी में बदलाव आता है, तो वहां पे दो स्पेशल केसेस, कोई कोई पॉइंट पे एकदम मैक्सिमम इंटेंसिटी मिल सकती है, ब्राइट पॉइंट, उसको बोलते हैं कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। कोई कोई पॉइंट पे एकदम कम इंटेंसिटी मिलती है, उसको बोलते हैं डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। तो कंस्ट्रक्टिव की कंडीशन क्या है, पाथ डिफरेंस बिटवीन टू वेव्स मस्ट बी n लैम्बडा, और डिस्ट्रक्टिव के लिए क्या है, पाथ डिफरेंस इज n माइनस हाफ लैम्बडा, बराबर है। n कहां से शुरू होगा, 1 2 3 4 लाइक दिस, n इज अ नंबर,
ठीक है, एक बार आपने ऐसा याद रखे बराबर पाथ डिफरेंस वाला, तो फेज डिफरेंस वाला अपने आप याद हो जाएगा। क्या लॉजिक लगाना, लैम्बडा की जगह पे सिर्फ क्या रख देना, 2 पाई रख देना। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। चलो एक न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं, अभी इतने रिसेंटली ही बोर्ड में आया था। इफ रेशियो ऑफ मैक्सिमम इंटेंसिटी टू मिनिमम इंटेंसिटी, देखो मैक्सिमम मिनिमम इंटेंसिटी कब होगा, इंटरफेरेंस में, मतलब दो सोर्सेस है। ठीक है, तो मैक्सिमम इंटेंसिटी मतलब आई मैक्स लिख देता हूं, और मिनिमम इंटेंसिटी मतलब आई मिन लिख देता हूं। ठीक है, या फिर ठीक, दो सोर्सेस है ना, दो सोर्सेस है। ठीक, मैक्सिमम इंटेंसिटी और मिनिमम इंटेंसिटी, तो मैक्सिमम और मिनिमम का रेशियो है 16:1, तो उनके एम्पलीट्यूड का रेशियो पूछा है ना। देखो सिंपल सा समझने की कोशिश करो, इंटरफेरेंस कब होता है, ये है पहला सोर्स, ये है दूसरा सोर्स। इस पहले सोर्स की इंटेंसिटी है I1, दूसरे सोर्स की इंटेंसिटी है I2, अज्यूम कर लो। फिर यहां से वेव निकलती है, यहां से वेव निकलती है, फिर यहां पे हो रहा है इंटरफेरेंस। तो इंटरफेरेंस होने के बाद यहां पे मैक्सिमम इंटेंसिटी मिल रही है कोई कोई पॉइंट पे, तो कोई कोई पॉइंट पे मिनिमम इंटेंसिटी मिल रही है, बराबर। तो आपको मैक्सिमम और मिनिमम दोनों के बीच का रेशियो पूछा है, और आपको पूछा है कि रेशियो ऑफ एम्पलीट्यूड्स, ये जो S1 और S2 है इनके एम्पलीट्यूड का रेशियो निकालो। मतलब इसका इंटेंसिटी I1 बोलो, या फिर एम्पलीट्यूड A1 और इसका एम्पलीट्यूड A2। ठीक है, तो सबसे पहले जैसा मैंने पढ़ाते पढ़ाते बताया था कि कोई भी सोर्स की इंटेंसिटी उसके एम्पलीट्यूड के ऊपर डिपेंड होती है, बराबर है कि नहीं। कोई भी सोर्स की इंटेंसिटी उसके, या फिर कोई भी पॉइंट की इंटेंसिटी, कोई भी पॉइंट की इंटेंसिटी उसके एम्पलीट्यूड के ऊपर डिपेंड होती है। तो मैक्सिमम जहां पे इंटेंसिटी आती होंगी वहां पे एम्पलीट्यूड भी कैसे आएगा, मैक्सिमम आएगा, और जहां पे मिनिमम इंटेंसिटी आएगी वहां पे एम्पलीट्यूड कैसे होना चाहिए, मिनिमम होना चाहिए, है ना। देखो पहले सोर्स का एम्पलीट्यूड A1 ले लो, दूसरे सोर्स का एम्पलीट्यूड A2 ले लो, ठीक है ना। तो जैसे मैंने बताया था मैक्सिमम एम्पलीट्यूड कब आएगा, है ना, ये ऐसे दो वेव्स एक दूसरे के ऊपर आएंगे, तो मैक्सिमम एम्पलीट्यूड कब आएगा, A1 प्लस A2, और मिनिमम एम्पलीट्यूड कितना आएगा, A1 माइनस A2। ठीक है, तो मैक्सिमम इंटेंसिटी मिनिमम इंटेंसिटी आपको पता है, इंटेंसिटी इज एम्पलीट्यूड का स्क्वायर, मतलब मैक्सिमम एम्पलीट्यूड का स्क्वायर मिनिमम एम्पलीट्यूड का स्क्वायर। सिंपल, आगे बढ़ो। ठीक है, लेकिन अभी अभी मैंने बताया कि दो सोर्सेस है, पहले का एम्पलीट्यूड A1 है, दूसरे का एम्पलीट्यूड A2 है, तो मैक्सिमम एम्पलीट्यूड कितना हो सकता है, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की कंडीशन याद करो, है ना, दोनों का मैक्सिमा एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप होना चाहिए, या फिर दोनों का मिनिमा, मतलब A1 प्लस A2। और डिस्ट्रक्टिव कब होता है, एक का मैक्सिमा और दूसरे का मिनिमा, ये ऐसा, तो A1 माइनस A2, तो मिनिमम एम्पलीट्यूड कितना होगा, A1 माइनस A2, और मैक्सिमम एम्पलीट्यूड कितना होगा, A1 प्लस A2, इसका स्क्वायर, क्योंकि इंटेंसिटी इज एम्पलीट्यूड का स्क्वायर। ओके, तो बस इतना होने के बाद आप सॉल्व कर सकते हैं। मैक्सिमम इंटेंसिटी दी है 16, मिनिमम इंटेंसिटी दी है 1, A1 प्लस A2 इसका होल स्क्वायर। A1 क्या है, पहले सोर्स का एम्पलीट्यूड, A2 क्या है, दूसरे सोर्स का एम्पलीट्यूड, A1 माइनस A2 होल स्क्वायर। और आपको क्या निकालना है, रेशियो ऑफ देयर एम्पलीट्यूड्स, मतलब A1 बाय A2 ये निकालना है। ठीक है, तो A1 बाय A2 निकालना है, तो सबसे पहले तो रूट ले लो दोनों साइड का, तो दोनों साइड का रूट अगर ले लेंगे तो ये बचेगा 4s21 इक्वल टू A1 प्लस A2, A1 माइनस A2 बचेगा। फिर क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, और क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद A1 बाय A2 निकाल सकते हैं। ठीक है ना, आपको दोनों के एम्पलीट्यूड का रेशियो पूछा है, मतलब A1 बाय A2 ये पूछा है, लेकिन आपको क्या मिला, A1 प्लस A2 बाय A1 माइनस A2 ये मिला। ठीक है, तो आपको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करके सिंप्लीफाई करो, या फिर कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो भी लगा सकते हैं यहाँ पे, है ना, या फिर क्रॉस मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। 4A1 माइनस 4A2 इक्वल टू A1 प्लस A2। A1 को इधर ला लो तो ये हो जाएगा कितना हो जाएगा, 3A1, 4 को इधर ले लो ये हो जाएगा 5A2। तो A1 बाय A2 अगर चाहिए है, ठीक है, तो ये हो जाएगा 5 बाय 3।
सिंपल। तो इस प्रकार से आप लोग ये वाला सॉल्व कर सकते हैं।